नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। शनिवार का दिन है, जाहिर सी बात है आज प्रभु चावला जी का दिन है। तो हम आज बातचीत करेंगे प्रभु चावला जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी में जो टूट-फूट हुई है, जो 7 राज्यसभा के सांसद टूटकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है और क्यों आम आदमी पार्टी में एक के बाद एक नेता जो बड़े होते जाते हैं, फिर वो पार्टी को छोड़ देते हैं या फिर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। साथ ही साथ आज इस बात पर भी चर्चा करेंगे दरअसल जो बंगाल के अंदर जो पहले राउंड की पोलिंग हुई है, उसका अर्थ क्या है? तो प्रभु जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। क्या कहना है आपका धन्यवाद। जो 7 सांसद टूट के गए हैं बीजेपी की तरफ? भाई ये तो एक टूल किट है भारतीय जनता पार्टी के। जब से सत्ता में आए हैं उनका यही काम रहा है कि हर पार्टी को तोड़ना, पर्टिकुलरली रीजनल पार्टी को तोड़ना है। उनका ऑब्जेक्टिव शुरू से ये रहा है कि एक तो कांग्रेस को कमजोर करना है जहां पर भी स्ट्रांग है, और बाकी रीजनल पार्टी जहां पर बीजेपी अपना एक्सपेंशन कर सकती है वहां पर उनकी जो भी रीजनल पार्टी उभर रही है उसको तोड़ा जाए। अब पंजाब इलेक्शन अगले साल होने वाले हैं। पंजाब में अकालियों के साथ उनका कोई होने वाला अलायंस के नहीं होने वाले, मेरे को लगता हो जाएगा अल्टीमेटली। जब ये टूटी है तो ये आइडिया था कि किसी तरह आप जो पहले अकालियों को हटा करके आई थी उसको वहां पर न्यूट्रलाइज किया जाए। ये एक ऑब्जेक्टिव बीजेपी का हो सकता है कि उसका और कोई फायदा नहीं है। जो भी लोग गए हैं उनकी कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं। आप लोगों ने जब पार्टी शुरू की थी सब के सब जो लोग जुड़े हुए थे उनके साथ कोई आइडियोलॉजी थी, कुछ सिद्धांत थे, कोई प्रिंसिपल थे, किसी ऑल्टरनेटिव एजेंडा की बात थी। पर वो सब चले गए। ये तो ट्रांजैक्शनल लोग हैं जो आए हैं बाहर से पढ़ के, कोई पीएचडी करके आया है, कोई कैसे पढ़ के आया है। ये सारे के सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए, जिन्होंने कभी राजनीति देखी नहीं। उनको लगा केजरीवाल भी आईआईटी ग्रेजुएट हैं तो उनके साथ मिल गए ये लोग। तो पहला उद्देश्य यही है कि पंजाब, मेरे को लगता है पंजाब, और दूसरा गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ लोकल बॉडीज के इलेक्शन है और वहां पर आप काफी मजबूत दिखाई है पड़ रही है और मुकाबला कर रही है, कांग्रेस के ज्यादा मुकाबला उन पर कर रही है। तो दोनों ऑब्जेक्टिव हैं। पंजाब में लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है और पंजाब गुजरात के अंदर शॉर्ट टर्म की लोकल इलेक्शन में अगर वहां पार्टी अच्छा करती है तो मोदी जी और शाह जी के अपने प्रदेश से एक मैसेज आता है कि आपने वहां पर उनको हरा दिया। हालांकि आपने शुरू कहना कर दिया कि वहां पर किडनैप कर ली गए कैंडिडेट, पुलिस वाले उनको ले जा रहे हैं, जबरदस्ती विड्रॉ करा रहे हैं, एक वहां पर बन रहा है। परंतु ऑप्टिक्स को देख करके चलेंगे तो ऑप्टिक्स ये है कि बंगाल का इलेक्शन हो रहा है, उसके अंदर कुछ दिखाना कि हमारी तरफ लोग छोड़ करके आ रहे हैं, और 7 एक बहुत बड़ी संख्या है। 10 में से 7 चले जाना। उनको आप एक एक करके देखिए। तो पाठक हैं, उनको आप जानते हैं, पाठक साहब को मैंने भी 1-2 बार डील किया उनके साथ। वो बड़े अच्छे पढ़े लिखे, बड़े आइडियोलॉजिकल लगते थे, बड़े सैद्धांतिक लगते थे। परंतु अल्टीमेटली यही लगता है कि या तो उनके पीछे कोई ईडी लगी होगी, या फिर उनके लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट होंगे, या उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग, जैसे वो वहाँ का डेटा सारा लेके जाएंगे अपने साथ बूथवाइज पंजाब का, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये बड़ा स्ट्रैटेजिक मामला है बीजेपी की तरफ से। एक अपने आप नैरेटिव बनाए रखना कि बीजेपी की तरफ अभी भी लोग छोड़ छाड़ करके आ रहे हैं, और अपनी राज्यसभा में तीसरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये हो सकता है कि राज्यसभा के अंदर 2/3 मेजोरिटी इनको चाहिए। 125 करीब लोग हो जाते हैं उनके पास। तो लोकसभा के अंदर तो ऑलरेडी 2/3 के करीब है उनके पास, सब मिल मिला के हो जाते हैं। परंतु लोग राज्यसभा में नहीं है। अगर दोनों को मिलाकर चलेंगे तो नहीं हो सकते। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि लोग 2/3 मेजोरिटी करें। जो बड़े सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आने वाले हैं, एक ही तरफ उनके किस तरह से बीजेपी को सत्ता में रहना है, उसके तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए, ये सब उद्देश्य लगता है। और आप जो पहले सिद्धांत से भरी हुई पार्टी थी उसमें सिद्धांत वाले लोग संजय सिंह को छोड़ करके जो आइडियोलॉजिकली भी लगते हैं कमिटेड हैं, बाकी मेरे को कोई दिखाई नहीं देता। ऊपर सिसोदिया हो सकते हैं क्योंकि वो भी नीचे से ऊपर आए हैं, बाकी मेरे को दिखाई नहीं देता। जो पुराने लोग थे वो सब चले गए। अब लीडरलेस पार्टी होगी। एक लीडर अपना कितना कर पाएगा कि उनका अपना भी एटीट्यूड कभी सबको साथ लेके चलने वाला नहीं है। वो टीम लीडर नहीं है। लीडर हो सकते हैं और लीडर नहीं दिखाई पड़ते। अभी को टीम को साथ ले जाने की कैपेसिटी उनके पास नहीं है। बट 7 तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। जैसा कि आपने कहा कि राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटें 106 से बढ़ के 113 हो जाएंगी, जो बहुमत के काफी करीब लेकर आएंगे। और एनडीए के साथ अगर आप देखें तो ऑलरेडी इनके पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद हो जाता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर अगर उनको कोई बड़ा अमेंडमेंट बिल लेके आना है तो उसमें कम से कम राज्यसभा में थोड़ी और आसानी उनको हो सकती है अगर कुछ और सांसद उनके साथ जुड़ जाए। लेकिन इस पार्टी के साथ आपको क्या लगता है कि एक के बाद एक बड़े लोग छोड़ के चले गए, और ये तो वो लोग थे जिनको पार्टी ने आगे बढ़ाया था, पार्टी ने जिनको एक तरीके से नर्चर किया था, एक नर्सरी के तौर पर थी, और उनको बड़े बड़े मकाम भी दिए, बहुत पोजीशन भी दी उनको, फिर भी नहीं। पर सबसे बड़ा क्लियर है, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये एक 6 नेशनल पार्टियों से आप एक है।
इसके वोट परसेंटेज हैं, कुछ स्टेट्स के अंदर पूरा करते हैं, तो नेशनल पार्टी बन जाना 10 साल के अंदर ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये भी है कि अगर इस तरह से विड्रॉ करते हैं और पंजाब में परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती है, गुजरात में नहीं होती है, एमएलए वगैरह नहीं मिलते अगले इलेक्शन में, तो नेशनल स्टेटस अगले साल खत्म हो जाएगा इनका। तो एक पार्टी जो एकदम छोटी सी खड़ी हुई थी नेशनल पार्टी बन जाती है। सीपीआई सीपीएम सब पीछे हट गए, नेशनल पार्टी का स्टेटस सीपीएम के पास शायद है अभी, सीपीआई के पास तो है नहीं। तो नेशनल स्टेटस कब हो जाना। और रीजनल पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी का उद्देश्य है रीजनल पार्टी जो हैं उनको किसी तरीके से वीक करना। जेडीयू से शुरू किया उन्होंने, चौटाला के साथ शुरू किया उन्होंने उठा करके, अकालियों के साथ शुरू किया, जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर पीडीपी उनके साथ गई, वो समाप्त हो गई, ऑलमोस्ट जीरो हो गई वहां पर जा करके। तो एक पैटर्न दिखाई देता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बीजेपी की है कि एक स्पेस जो ऑल्टरनेटिव वहां पर रीजनल पार्टी बनाती है, उनके लोगों को लेकर के उनके साथ मिल करके उस स्पेस को कैप्चर किया जाए। ये बड़ा कैलकुलेटेड है। एआईडीएम के साथ किया उन्होंने, कुछ करने की कोशिश की भी, डीएमके से लोग तोड़ने की कोशिश की, टूटे नहीं, वहां पर द्रविडियन पार्टी है, परंतु जैसे जेडीयू खत्म, जेडीएस खत्म कर दिया उन्होंने वहां पर। कर्नाटक के अंदर कुछ नहीं बचा अब जेडीएस के अंदर, अपने साथ मंत्री बना दिया उसको, कुमार स्वामी की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। अगली बार क्या होगा, जेडीएस मार्जिनलाइज हो जाएगी, तो डायरेक्ट फाइट हो जाएगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो जहां रीजनल पार्टी का स्पेस ये कैप्चर कर सकते हैं, उन नेताओं को अपने साथ मिला करके अपनी पार्टी को बड़ा करके वो इस तरह से अपनी ऑल इंडिया पिक्चर बनाए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की सारी रीजनल पार्टी खत्म कर दी उन्होंने, वहां पर सबको डिफेक्ट करा के बीजेपी में शामिल करा दिया। अब उत्तराखंड, वहां से अरुणाचल से लेकर के चलिए, हालांकि सिक्किम के अंदर अलग से पार्टी है, परंतु वो तो पार्टी जो भी रूलिंग पार्टी होती है उससे चली जाती है। बाकी नॉर्थ ईस्ट के अंदर सारी की सारी रीजनल पार्टियों को उन्होंने अपने साथ मर्ज कर दिया या उनके साथ कोएलिशन कर लिया। क्या आपको लगता है कि सब पंजाब में भी कोई अपने आप को नए सिरे से स्थापित करने की कोशिश हो सकती है, जहां बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, अकाली दल के भरोसे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो हुआ नहीं। आपने देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ज्वाइन किया, सुनील जाखड़ ने ज्वाइन किया, बिट्टू ने ज्वाइन किया, जो कांग्रेस से गए हुए थे, बड़े बड़े नेता थे, लेकिन फिर भी वहां स्थापित नहीं कर पाए। क्या ये भी एक कोशिश हो सकती है? नहीं, कुछ पंजाब एक अपने आप में देखो ना, पंजाब की प्रॉब्लम अलग किस्म की है। वहां पर माइनॉरिटी या वहां से मेजोरिटी है सिख जो हैं, उनके प्रति वहां पर एक जाट कम्युनिटी कास्ट बड़ी पावरफुल चीज है। जैसे मान को बनाना पड़ा कि मान जाट हैं, बाकी किसी को नहीं क्यों बनाया, क्योंकि वहां पर आप किसी जाट सिख को नहीं बनाएंगे, वहां एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। कांग्रेस ने एक दलित को बनाया था, वो चुनाव में खुद ही हार गए। तो इसलिए वहां पर जो पॉलिटिक्स है बड़ी अकाली टोटली डोमिनेटेड बाय जाट सिख्स है वहां पर। बाकी इस किस्म के सिख जितने भी आप में आए वहां पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे, हालांकि मान को फिर बनाना पड़ा उनको उसके बावजूद भी। तो मेरे को लगता है पंजाब में बीजेपी पिछले कई सालों से कोशिश कर रही है, कई क्या साल क्या 50 साल से 40 साल से कोशिश कर रही है। अकालियों के साथ उनका बड़ा क्रेडिबल अल्टरनेटिव था, उसमें शर्त यही थी कि आप स्टेट लेवल पे बिल्कुल भी डिमांड नहीं करेंगे। मैक्सिमम सीटें उनको 17 कई बार एक मिली थी, 18 मिली थी। उसके बाद पंजाब के अंदर बीजेपी की लीडरशिप ने टोटल सरेंडर कर दिया कि आप जो डिसाइड करेंगे वही करेंगे। सुरजीत जो है वहां पर उनके बरनाला साहब, सुरजीत सिंह बरनाला से चले गए, अभी जो मजीठिया हैं वो एकदम डील करते दिल्ली के साथ, अरुण जेटली के साथ उसके अच्छे संबंध थे। तो ये कोशिश रही कि पंजाब में अकाली दल के साथ बीजेपी बी टीम क्या सी टीम का काम करेगी। एमपी उनको थोड़े से मिल जाएंगे, तो उनके 2 एमपी एमएलए आते थे, 4 आते थे, 5 आते थे, 117 में से ज्यादा उनकी कोई उम्मीदें नहीं थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने पर थी वहां पर जब अनडिवाइडेड पंजाब था। वहां पर बलराम जी दास टंडन जैसे बड़े बड़े लोग खड़े हुए, पर वो लोग सब मार्जिनलाइज हो गए। तो बीजेपी का एक बड़ा नेता भी वहां पर नहीं है इस वक्त। इन्होंने डिफेक्ट कराया कांग्रेस से, जाखड़ को लेके आए, किसी और को लेकर के आए, परंतु उसका असर दिखाई नहीं दे। आपने ठीक कहा कि बीजेपी के साथ कोई भी पंजाबी आता है तो उसको वो वहां पर चॉइस है बिटवीन अकाली और कांग्रेस। सफेद पगड़ी वाले सरदार आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे या नीली पगड़ी वाले मिलेंगे। तो इसलिए उस तरह को देख के चलेंगे तो मेरे को लगता है बीजेपी के लिए वहां पर अपने आप इंडिपेंडेंट रास्ता बनाने का कोई तरीका ना था, इसलिए उन्होंने कई सारे सिख लीडर लिए। अमरिंदर को लिया उन्होंने चीफ मिनिस्टर, वो उसका प्रयोग तो हो नहीं पाया, कुछ नहीं मिला। अमरिंदर सबसे टॉल लीडर थे, जाट लीडर थे, महाराजा थे, उनकी क्रेडिबिलिटी थी, परंतु पॉलिटिकल डिविडेंड उनका कुछ भी नहीं मिला। बिट्टू से मिलेगा नहीं, उनके दादा जो थे उनके टेररिस्ट ने मारा उनको जाकर के, परंतु उसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं मिला। तो मेरे को लगता है बीजेपी के लिए पंजाब बड़ी प्रॉब्लम है। कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब को वीक किया जाए, और अकालियों के साथ मिलकर कुछ उनका बनता है तो टक्कर हो जाएगी आप बीजेपी अकाली अलायंस, उसी की तरफ ये बढ़ रहे हैं। पर ये 7 नेता जो लेकर के गए हैं, सिवाय पाठक के जिसके पास टेक्निकल डिटेल होगी, बूथ वाइज डिटेल होगी, डिवीजन होगा, डेटा होगा, क्योंकि डेटा इज पावर, डेटा इज गोल्ड। अगर वो डेटा उनके पास है, वो डेटा का प्रयोग कर सकते हैं, बीजेपी को दे सकते हैं। बीजेपी की तो यहाँ के तो जयचंद हो गए ना, सारा का सारा माल उठा करके ले गए वहां पर।
तो इसलिए सब डेटा का फायदा कितना उठा सकते हैं वहां पर देखने वाली बात है, वही उसकी खूबी होगी जिसकी वजह से वो लेके गए हैं। बट क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो बड़ी मरमरी इस बात को चल रही है कि दरअसल पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको भी दिक्कत पैदा हो सकती है? राजा बडिंग ये कह रहे हैं कि 50 एमएलए जो हैं वो डिफेक्ट करने को तैयार बैठे हुए हैं। तो क्या बीजेपी ऑपरेशन लोटस वहां की सरकार गिराने में भी कर सकती है या करेगी, अगर उसको लगता है कि इससे उनकी पार्टी वहां पे खड़ी हो सकती है और वो एक ऑल्टरनेटिव पे तौर पे इमर्ज कर सकती है पंजाब में? नहीं, आपकी बात, क्योंकि मेरे को लगता है जैसे राघव चड्ढा ने 7 एमपी तोड़े, हालांकि वो आइडियोलॉजिकली कमिटेड नहीं थे। पंजाब के लोग जो जीत के आ गए हैं उसमें से 50% लोग ऐसे जो एवरेज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। जैसे एक राज्यसभा के एमपी हैं, संत हैं, जो उनके ऊपर दबाव डाला गया पर उन्होंने छोड़ा, वो कमिटेड रहे, वहां पर विद्वान था, कुछ छोड़ा जाएगा उनके, नहीं सोचे वाला जो भी नाम उनका है, तो उन्होंने नहीं छोड़ा। परंतु ये बात ठीक है कि जब इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आएंगे, आप पार्टी तोड़ने के प्रयास और तेज होंगे, हर किस्म के साम दाम दंड भेद चलाए जाएंगे, और उसमें से कितने लोग छोड़ के जाते हैं ये दूसरी बात है। पर रूल आउट नहीं कर सकते कि वहां पर लार्ज स्केल पर डिफेक्शन कराने की कोशिश चुनाव से पहले की जाएगी, कि पंजाब में से आपको उखाड़ना, एक रीजनल पार्टी को खत्म करना बीजेपी का फाइनल उद्देश्य है। कि नॉर्थ इंडिया के अंदर, ईस्ट में पूरा ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया उन्होंने, उड़ीसा से शुरू किया, वेस्ट बंगाल में कोशिश कर रहे हैं, अब कितने सफल होते पता नहीं है। बाकी 7 सिस्टर्स हैं, वो सारी की सारी उनके साथ है, वेस्ट बंगाल को छोड़ करके। तो पंजाब एक रह गया नॉर्थ इंडिया के, हिमाचल प्रदेश छोटा सा काम है, तो काउंट नहीं करता अगली बार, क्योंकि होता है क्या, बीजेपी एक बार आती है, दूसरी बार कांग्रेस आती है, जब वहां चुनाव होंगे तो उनको लगता है बीजेपी अल्टीमेटली वहां लौट करके आ जाएगी। तो हरियाणा भी इनके पास है, पंजाब भी इनके पास हो जाएगा, हिमाचल भी इनके पास हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक्सटेंशन होता जाएगा नॉर्थ इंडिया के अंदर। हरियाणा का इलेक्शन बहुत दूर से, तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि आपको कि पंजाब में तोड़ने की संभावनाएं मैं रूल आउट नहीं कर सकता, परंतु पिछले 4 साल के अंदर वो तोड़ने में असफल रहे हैं। कोई ज्यादा बड़ा चुनाव उनको मिला नहीं, दो चार गए होंगे, मेरे को नॉलेज नहीं है। 93 में से 93 के 90 या 85 अभी तक इंटैक्ट है, ये अपने आप में बड़ी खूबी है। इसका जिनका भी चुना गया है वो ऐसे लोग हैं जो आइडियोलॉजिकली अगेंस्ट बीजेपी हैं या अगेंस्ट कांग्रेस हैं, तभी जाकर के वो बीजेपी वहां से आपसे जीत करके आए हैं। ये 7 एमपी जो हैं ये आपसे जुड़े हुए थे ही नहीं, इनका कोई आइडियोलॉजिकल कनेक्शन ही था। हालांकि राघव चड्ढा फाउंडर मेंबर्स में थे, हैं, नारे लगाते थे, और जिस तरह की क्लिप्स उनकी चल रही हैं, जिस तरह की गालियां उन्होंने बीजेपी को दी और मोदी को दी, कई बार भूल जाते लोग पीछे क्या क्या दिया, कई रिकॉर्ड रखा था, पड़ता है, वो डिलीट भी कर दिया उन्होंने काफी, पर समझते नहीं कि बाकी आपके लोग जो है स्क्रीनशॉट भी रखते हैं, उनकी स्क्रीन सबके पास होगी, कभी ना कभी आएगी चुनाव से पहले। तो ये पलटवार जो किया है, एक उसमें यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उनको लीडर बनाया अपने, डिप्टी लीडर, पहचान कितनी, वो दूसरे रेड हुआ तीसरे 1 हफ्ते बाद छोड़ के चले गए। इनमें 2-4 लोग हैं जो ईडी के प्रेशर में थे, तो ये इसलिए छोड़ के नहीं गए कि इनको पार्टी से कोई नुकसान है, इनको ये था कि कहीं ना कहीं जेल में न जाना पड़े, तो इसलिए बच के कई लोग चले गए हैं। और भज्जी क्यों गया मेरे को अभी तक सब नहीं आया। भज्जी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट कोई ज्यादा है नहीं, वो क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको नॉमिनेट क्यों किया, ये रिफ्लेक्ट होता है कि केजरीवाल चुनाव करने में ठीक है, कई बार साधनों की जरूरत होती है, तो आप कई लोगों को ऐसे लोग टिकट दे देते हैं जो साधनों से माहिर हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब सानी साहब जब से भी बने हैं, इनकी मीटिंग में कभी दिखाई नहीं दिए मेरे को। उससे पहले वो बीजेपी की हर मीटिंग में रहते थे, उनका काम है अवार्ड फंक्शन, सोशल नेटवर्क करना, लंदन जाना, वो यहाँ पर किसी के कंट्री के वो भी हैं, काउंसल जनरल बने हुए हैं, वो भी करते रहते काम। तो ऐसे लोगों को रखा था अपने फायदे के लिए, पर ये उम्मीद करके चलनी चाहिए थी जब मौका पड़ेगा छोड़ जाएंगे। पर बीजेपी को ज्वाइन किया। सर, ये आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, आपने कहा कि बीजेपी रीजनल पार्टीज को खत्म करना चाहती है, और मुझे याद पड़ रहा है जेपी नड्डा का बहुत पहले एक बयान था बिहार में, अब वो उनके मुंह से निकल गया था, गलती से निकल गया था कैसा, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी हिंट किया था कि भारतीय जनता पार्टी रीजनल पार्टीज को खत्म करेगी। तो ये रीजनल पार्टीज को क्यों खत्म करना चाहती है, उसके पीछे की रणनीति क्या है? उसकी दिलचस्पी तो इसमें होगी कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए तो नेशनल लेवल पर उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा, उनको कोई चुनौती नहीं होगी। रीजनल पार्टीज पर क्यों इतना उनका जोर है? देखो, इसको मैं दूसरी आइडियोलॉजिकली देखता हूँ बीजेपी की दृष्टि से। उनको रीजनल पार्टी से खत्म करने के पीछे 2 उद्देश्य, एक तो संघ का एजेंडा हो सकता है, और दूसरा बीजेपी का, मोदी जी का ये कि मेरे को अपने, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं सत्ता में रहूंगा या मेरी पार्टी सत्ता में रहेगी। उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी बना दी। 2 अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं। रीजनल पार्टी जितनी भी है, आपने देखा होगा, जेडीयू को देखे, वो एंटी संघ का पोस्चरिंग है, उनका कोर कंस्टिट्यूंसी जो है एंटी संघ है। अकाली दल भी एंटी संघ रहा है शुरू से, अगर देख करके चले। अगर चौटाला को देखें, वो भी हैं, राज समाज के लोग हैं, वो भी के साथ जाते नहीं है। जेडीयू को देखें, वो भी आरएसएस के खिलाफ कमिटेड कोर कंस्टिट्यूंसी उनकी वही है। तो रीजनल पार्टीज को अपने साथ मर्ज कर लेना। अब आप विश्वास करते हैं कि हेमंत विश्वा जो आरएसएस के खिलाफ अपने आने से पहले इतनी गालियां देते थे, जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने सबसे पहले आरएसएस के दफ्तर में गए,
और कहीं नहीं गए, बीजेपी के दफ्तर नहीं गए थे, सॉरी, इनके बाद सीधे आरएसएस के दफ्तर में गए। तो एक तो ये कि हिंदुत्व एजेंडा उनको लगता है कि आरएसएस के अंदर, क्योंकि आरएसएस इतनी एक्सपेंशन हुआ है और सत्ता का फायदा वो कहते तो नहीं है, परंतु उनको हुआ जरूर है कि उनकी एक्सपेंशन के अंदर जो दुविधाएं आती थी वो हट गई। तो जितने रीजनल पार्टी को लेकर के चलेंगे आप देखेंगे उनका कोर जो है वो सेक्युलरिज्म है, आप कह सकते हैं। वो हिंदुत्व को इतनी कट्टर से नहीं करते जितने ये लोग चाहते हैं। तो अगर रीजनल पार्टी जो आपके खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ झंडा लेके खड़ी होती है, उसको आप न्यूट्रलाइज करेंगे तो आपके खिलाफ जो भी हो रहा है वो म्यूटिन हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा ये कि उनके पास जो राज्यसभा की सीटें आती हैं, एमएलए आते हैं, कोalition बनती है, उसमें बीजेपी को उनको मर्ज करने से बीजेपी को एक्स्ट्रा लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ बढ़ाने में फायदा मिलेगा। तो ये दोनों का काम, एक तो लेजिस्लेटिव हो गया, दूसरा आइडियोलॉजिकल हो गया, कल्चरल हो गया। दोनों एक्सपेंशन, पॉलिटिकल एक्सपेंशन, कल्चरल एक्सपेंशन के लिए रीजनल पार्टी इनके लिए रोड ब्लॉक थी जो धीरे धीरे खत्म करती चली जा रही है। कोई यही तो कारण नहीं कि बंगाल के अंदर बीजेपी इतनी ज्यादा ताकत लगा रही कि वहां तो बहुत मजबूती के साथ ममता बनर्जी है, 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, तो ये आइडियोलॉजिकल रीजन भी उसके पीछे है? नहीं, इसमें तो खुल के कहा उन्होंने। गंगा के जाके आप देखो ना, गंगा के बारे में जाकर, गंगा माँ ने मुझे जहाँ बुलाया है वहां पर बोट के अंदर कैमरा लेकर मोदी जी बैठे रहे, अपने वहां पर वॉक भी करते रहे। आप उनके भाषण, हेमंत बिस्वा शर्मा को देखिए भाषण किस तरह के दिए। पिछले 6-7 दिनों के अंदर टोटल प्योर हिंदू एजेंडा लेकर के वहां पर चल रहे थे लोग। इशू की बात ही बहुत कम हो रही थी। तो बंगाल के अंदर तुमको लगता है कि बंगाली जो ये भूल जाते हैं कि बंगाली जो है अपने आप में वहां पर मिडिल क्लास जो है, जो कह सकते हैं भद्र लोग जिनको कहते हैं। अब इलेक्शन के दौरान ही आपने किसी एक आदमी को जो एमएलए वहां का है उसको आपने वाइस चेयर बना दिया नीति आयोग का, एक कोई डॉक्टर साइंटिस्ट है उसको भी मेंबर बना दिया। इस तरह के जो आप टैक्टिक्स चलाते हैं कि इससे बंगाली खुश हो जाएंगे, परंतु उनका आइडिया यही है। मुसलमान वहां से 29-30% लार्जेस्ट मुस्लिम वहां पर है पॉपुलेशन, उनके खिलाफ भड़काने का काम जो करते थे पहले, वो अभी शुरू किया दोबारा था इन्होंने। इन्फिल्ट्रेशन की बात बार बार करते हैं हर जगह। जो भी वहां पर गए, जिस तरह का प्रचार हुआ, जिस तरह के लोग वहां पर आरएसएस के लोग कर रहे हैं, तो उनका यह है कि बंगाल के अंदर जो एंटी आरएसएस फीलिंग है, जो आरएसएस का सबसे कम अगर काम बढ़ा है तो वेस्ट बंगाल में बढ़ा है, तो उसको एक्सपेंशन करने के लिए जरूरी है कि वहां पर हिंदू एक नारा दिया जाए, हिंदू नैरेटिव दिया जाए, परंतु उसका असर उतना ज्यादा हो नहीं रहा है। मिडिल क्लास उनसे जुड़ने नए बंगाली जा रहे हैं, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, पर मेरे को लगता है हिंदू कार्ड वहां पर उतनी तेजी से काम करनी है कि तीसरी बार जा रहे हैं आप। 2014 में गए आप, 2019 में गए, 2021 में गए, 2024 में गए, 5वीं बार जा रहे हैं आप। 5वीं बार हिंदू नेटवर्क को कितना रिपीट करेंगे, पर वो कर रहे हैं। हो सकता है कि इनको से लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट हमारे को मिल जाए, परंतु 5 बार इलेक्शन में जाने के बाद आपको एक बार 2019 में फायदा जरूर हुआ, इतने सारे एमपी आपके चुन करके आ गए, परंतु उसके बाद आपके वोट्स नहीं बढ़े। अभी भी जो वोट्स की परसेंटेज बढ़ी है, अगर आप देखें ओवरऑल जाकर के, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ी है, कुछ में कम हुई है। मेरे को लगता है टोटल वॉल्यूम ऑफ वोट्स जो है बहुत कम बढ़ा है, परसेंटेज जरूर बढ़ गई है कि आपका डिनोमिनेटर कम हो गया। बहुत दिलचस्प बात यह है कि वहां तो सब मछली भात खा रहे हैं, सब कुछ पता नहीं झालमुड़ी खा रहे हैं, वो ये दिखाने प्रॉब्लम छपवा रहे हैं। ये कंफ्यूजन रिफ्लेक्ट करता है कि बीजेपी चाहती क्या अल्टीमेटली। अब आसाम और कहता है बीफ खिलाएंगे हम, हेमंत बिस्वा से कहता है वहां जो खाना चाहे खाना शुरू कर दे। वो तो कहिए आपको देखेंगे जब इलेक्शन आएगा आसाम में किसी बार दोबारा से, तो बीफ भी खाएंगे बैठ करके। अब मजे की बात है जी, कट्टर हिंदू आरएसएस के लोग मशीन लेके प्रचार भी कर रहे थे। अब एक ने तो कह दिया ये मछली जो है वेजिटेरियन मछली है, कि इसके अंदर मैंने लहसुन भी नहीं डाला, मैंने ये भी नहीं, प्याज नहीं डाला। और एक तरफ से हिंदू की बात करते हैं, दूसरी तरफ मच्छी दिखा के फोटो डाल रहे हैं व्हाट्सएप। ये कंफ्यूजन इसे रिफ्लेक्ट करता है कि उनको पता नहीं कि वोट कैसे मिलेंगे। जब बड़े नेता एमपी, सीनियर एमपी जा करके वहां मच्छी दिखा करके कैंपेन करते हैं, खाते हैं, फोटो डलवाते हैं, बड़े बड़े बैठ करके प्रचार करते हैं। और मनोहर तिवारी मतलब ब्राह्मण होते हैं पर मच्छी खा रहे हैं, वो तो ठाकुर है, चलो ठीक है, अनुराग ठाकुर है, सब कुछ खाते हैं, हिंदी में आता है। परंतु इससे रिफ्लेक्ट ये होता है कि आप दिखाना क्या चाहते हैं कि हम आपके खान पीन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम नॉन वेजिटेरियन है, आपको इनकरेज करते हैं जो मर्जी खाइए। एक तरफ कहते हैं हिंदू है, हमारे मंदिरों को खराब किया जा रहा है, वेजिटेरियन है, और मंगलवार के दिन मच्छी खा रहे थे। बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि मंगलवार के दिन खा रहे थे। कम से कम वो तस्वीर मंगलवार के दिन तो आई थी, इसलिए मैं कह सकता हूँ। और ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो भी नहीं खाते मंगलवार को। और आपको याद होगा कि मच्छी में खून नहीं होता, इसलिए हमने जब पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त भी आपको ध्यान होगा कि तेजस्वी यादव को इसलिए ट्रोल किया गया
कि आप सावन के हाँ महीने में जो है मछली खा रहे हैं और मच्छी खुद खा रहे मंगलवार के दिन जो है वो तस्वीरें लोगों के सामने आ रही। ये बताइए कि हाँ। क्या आपने क्या कंफ्यूजन दिखाई पड़ता है क्या पहले राउंड के चुनाव के बाद, पहले राउंड की पोलिंग के बाद जहां इतनी बड़ी संख्या में पोलिंग हुई है, क्या कहीं कोई नर्वसनेस बीजेपी के अंदर दिखाई पड़ रही, कहीं कुछ उनको लग रहा है कि कोई कुछ जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, ऐसा आपको लग रहा? देखो डेटा का मैंने एनालिसिस नहीं किया, पर छोटा बॉल पॉइंट देख करके देखा है, पर सीट वोटर जो है कितना बड़ा है, ये देखने वाली बात है। वोट अगर बड़े हैं, मेरे को लगता है बड़े नहीं है, पर सीट वोटर बड़ा है एज कम्पेयर टू लास्ट। एक तो जोग्राफिकल आपका बायोलॉजिकल इंक्रीमेंट होता है कि हर 5 साल के बाद कुछ परसेंटेज वोट्स बढ़ जाते हैं। उतनी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर वोट बढ़े हैं, क्या वोट की परसेंटेज उससे ज़्यादा बढ़ी है, तब तो कहेंगे कि ज़्यादा बढ़ी है। परंतु मेरे को लगता नहीं है कि बायोलॉजिकल इंक्रीज हुआ है। और डिलीशन आपने जो किए हैं, डिलीशन के बाद डिनोमिनेटर वैसे ही कम हो जाएगा। पहले 100 वोट थे तो 90 हो गए, तो 90 में से पहले 100 में से 90 पढ़ते थे, अब 90 में से 80 पढ़ते, तो परसेंटेज करनी पड़ेगी। तो इसलिए परसेंटेज के ऊपर अभी देखना पड़ेगा कि ओवरऑल वोट परसेंटेज बढ़ी है क्योंकि वोट कम है। दूसरा ये कि परसेंटेज बढ़ी है कि एक्चुअली नहीं, मेरे को लगता है पहले के मुकाबले में 2-3% के अलावा क्या 1% भी वोट ज़्यादा नहीं पड़े होंगे एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर, क्योंकि वोट आपने बड़े संख्या में काट दिए। परंतु फिर भी मानकर चलें, क्यों जिस तरह से मैंने देखा है कई जगह पर, जिस तरह से यहाँ की लेबर, गुड़गांव सारा खाली हो गया। महाराष्ट्र के अंदर, केरला के अंदर मेरा अखबार है कि काम करता, केरला में जितनी भी बंगाली लेबर थी ऑलमोस्ट 90% बिस्तरा पैक करके चले गए कि हमने वोट डाला। उनको डर पड़ गया कि हमारा वोट नहीं कट जाएगा, हमारे राशन कट जाएगा, हमारी सब चीजें कट जाएगी। उनको टिकटें भी तो पार्टियों ने दी, टीएमसी बहुत पैसे दी। अगर सारे के सारे वोटर वहां पर आ गए, 30 लाख हैं ऐसे वर्कर जो बंगाल से काम करते हैं बाकी प्रदेशों के, 30 लाख में से 20 लाख भी वहां पहुंच गए। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 5,000-7,000 वोटों का फर्क पड़ता है। तो ये जो माइग्रेशन लेबर गया, कोविड के बाद पहली बार देखा कि इतने लार्ज स्केल पर लेबर वहां गया है। अगर उनकी वजह से वोट परसेंटेज बढ़ी है तो बीजेपी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि उनका वोटर जो है वो मिडिल क्लास है, वहाँ का हिंदुत्व है, वहाँ का भद्रलोक है, उनकी संख्या कम है। 30% वोट जो आपका मुसलमान है, उनकी संख्या वही की वैसे इंटैक्ट है या बड़ी होगी। उसमें से जब तक उसको आप नहीं तोड़ेंगे, बीजेपी की विक्ट्री डिपेंड करती है जब वो 30% वोट, 7 करोड़ में से 6 करोड़ में से 30% वोट, लगभग 1,80,00,000 वोट हो जाते हैं। उन 1,80,00,000 में से अगर आप 20, 25, 30 लाख नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप वो विक्ट्री मार्जिन तक नहीं पहुंच सकते, अनलेस मार्जिन ऑफ विक्ट्री इतना कम हो बाकी प्रदेशों के अंदर कि आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, तब तो आप जीत सकते हैं। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वोट का स्प्रेड। परंतु अगर आप कहीं पर 50,000 से जीत गए और कहीं जगह आपको 50,000 वोट भी नहीं मिले, तो वो नहीं बन सकता। तो मेरे को लगता है कि अभी यूरी इज स्टिल आउट। मैं ये कहूंगा कि ये वोट जो बड़ा है, इसके 2 कारण भी हो सकते हैं। एक तो माइग्रेशन लेबर वहां पर गई है, दूसरा है कि डर के हमारे लोगों को लगता है कि अगली बार वोट कट जाएगा, बड़े बड़े लोगों को वोट कट गए। उसका फायदा मेरे को लगता है कि डर का जो था कि डर के हमारे लोग नहीं आएंगे, गुंडे आप बाहर मत निकलिए, और 94% लोग निकल आए, तो उसमें गुंडे भी तो शामिल होंगे। जी जी बिल्कुल। 6% गुंडे बच गए वहां, क्या जो नहीं आए। तो इसका मतलब गुंडे भी वहां पर आए, बाहर निकले, उन्होंने किसको वोट दिया ये दूसरी बात है। गुंडे तो हर पार्टी में होते हैं, तो वहां पर हर किस्म के लोग आए हैं। एक्चुअल कौन वोटर लेके गया है वहां पर, और संगठन के मुकाबले में जो देखा है, संगठन के मुकाबले में बीजेपी से बहुत स्ट्रांग है टीएमसी। और दूसरा जो महिला फैक्टर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मोदी जी को महिलाएं वोट देती है, ये सच है। बिहार के अंदर महिलाओं की वजह से वो ज्यादा जीते, बाकी जगह भी जीते हैं, पर वहां पर तो महिला ही टीएमसी के 70% वर्कर महिलाएं ही हैं, वो डरती नहीं है किसी से। तो इसलिए अगर महिलाएं वहां पर डोमिनेट हैं और मुस्लिम निकल के बाहर आया ज्यादा मूत्र में, तो उसके ऊपर उसके बाद बढ़ाना मुश्किल है। परंतु फिर भी कहूंगा कि कौन वोटर बाहर निकला, एंटी इनकम्बेंसी कितना है, माइग्रेशन का असर किसको हुआ। परंतु ये है कि आपने SIR यूज करके जो वोट कम किए, उसके मुकाबले में वोट ज्यादा पड़े, ये अपने आप में एक बड़ा लेसन है सबके लिए। ये मैसेज भी है कि वोट कम करने से आपके वोट कम नहीं हुए, वोट पड़े, इसको भी पड़े। और बंगाल में क्योंकि आपका संगठन बीजेपी का थोड़ा कम है, तो मजा आएगा देखने में। और कांग्रेस ने एकदम सरेंडर कर दिया लास्ट मोमेंट पे, जी गए क्या नहीं क्या उनको। क्या आपको लगता है कि बंगाल में जो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार कम से कम किसी तरीके से वो सरकार वहां बना लें, और उसके लिए जितनी ताकत उन्होंने झोंकी है, लेकिन एक सवाल जो बार बार बंगाल के अंदर उठ रहा है और मुझे लगता है जिसका जिक्र आपने SIR के माध्यम से डायरेक्टली किया है
कि क्या बंगाल के अंदर चुनाव फ्री एंड फेयर होगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग लोगों के अंदर अब बंगाल के बाहर भी इमर्ज कर रही है और अंदर भी इमर्ज कर रही है। अब कितनी गलत है कितनी सही मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये फीलिंग हो रही, लोगों के अंदर डर दिखाई पड़ रहा है। तो हाँ, आज तो आपने सवाल उठाया, पर सवाल ये है कि इलेक्शन के बाद टीएमसी के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि अनफेयर चुनाव हुआ है, किसी ने भी नहीं कहा, क्योंकि और वायलेंस भी बहुत कम हुई है। 2-4 बहुत लोग के दोनों तरफ से कोई शिकायत नहीं है इंटिमिडेशन की। सीआरपीएफ के लोग, बाकी बीएसएफ के लोग कहाँ गए? लोग कह रहे थे टीएमसी ने उनको, जैसे बाकी बीजेपी वाले काम करते हैं उस हिसाब से टीएमसी ने भी काम करके उनको भगा दिया वहां से। कई पोलिंग बूथ की पिक्चर देखी थी, वहां पे दिखाई नहीं दे रहा था पुलिस वाला, देखा था बीजेपी के कैंडिडेट को मारा, भाग भाग के दौड़ा जा रहा था, पुलिस वाला भी नहीं था उसके साथ। तो मेरे को लगता है वहां पर इलेक्शन तो ठीक हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से कोई भी शिकायत नहीं है। टीएमसी वाले तो शोर करते हैं ना, कम से कम सबसे ज्यादा शोर वही कर रहे थे। अब वो शोर नहीं कर रहे बिल्कुल भी। वो ये है कि कह रहे जिन लोगों को काट दिया उसी के ऊपर उनका एम्फेसिस वही है कि इतने लोगों को आपने काट दिया। वो ये नहीं कहते कि कहीं भी सीआरपी के सेंट्रल फोर्सेज ने कोई भी कहीं पर वोट रोकने से मना किया, उसकी कोई शिकायत नहीं है। और एसपीडब्ल्यू नहीं, हाई कोर्ट ने तो वैसे ही स्टे लगा दिया उसके ऊपर, टू व्हीलर्स के ऊपर सब कुछ किया है। इलेक्शन कमीशन ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने आप को बदनाम करने के लिए कि हम बीजेपी के एक्सटेंशन है। चाहे अमित शाह चाहे, चाहे मोदी नहीं चाहे, पर तो ज्ञानेंद्र कुमार जी लगे हुए हैं, ज्ञानेश कुमार जी, कि मैं उनका आदमी जरूर हूँ। वहां पर वो तो उनके एम्बेसडर बने हुए हैं अनडिक्लेयर्ड, वो छोड़िए उनको। पर उनकी वजह से भी वहां पर वोट पड़े, वो क्रेडिट ले रहे हैं इसका, ठीक बात है, लेना चाहिए उनको कि इलेक्शन हुआ, अच्छा हुआ। आपने सबसे ज्यादा 600 ऑफिसर वहां के ट्रांसफर कर दिए, सो सारे 10 साल में 10 इलेक्शन में ये नहीं हुए कहीं पर, उसके बाद वोट पड़ गए। इट इज ए गुड क्रेडिट, सबको जाता है, हर पार्टी को जाता है, इलेक्शन कमीशन को भी जाता है। परंतु वहां पर ये लिखो, अब सवाल है गिनती कैसी होगी, क्वेश्चन उसके ऊपर उठेगा कि ईवीएम की मशीन के अंदर आपने कोड को ब्रेक किया, अब सील लगाई उसके अंदर, क्या हुआ? अब सारों की नजरें हमारी 4 मई के ऊपर जाएंगी और सेकंड फेज में जाएंगी, क्या होता है वहां पर, तो उसमें वायलेंस होती है। ये सबसे कम वायलेंस है आज के दिन के अंदर, पहले फेज के अंदर। पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठाकर दे दीजिए, कम से कम एक बार भी रीपोल हुई किसी पोलिंग बूथ पे। ये अपने आप में एक अच्छी गेम है। इलेक्शन कमीशन को इसलिए तो कांग्रेस कर सकता हूँ मैं, वहाँ की पुलिस फोर्सेज को भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट तो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था ना। हालांकि ऊपर सुपरवाइजर बाहर के लोग गए हुए थे, परंतु जो पोलिंग बूथ के अंदर बैठा था, जो बाहर पुलिस वाला था, वो तो वहाँ की वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का था, वर्कर भी उनके थे। जब कांग्रेस विड्रॉ करके सीपीएम वालों ने कहीं दिखाया नहीं, सीपीएम थोड़ा निकला है, मेरे को लगता है इस बार थोड़ा बेटर करेगा सीपीएम पार्टी। परंतु मैं ये कहूंगा अब नजरें टिकी हुई हैं, इलेक्शन कमीशन को अपनी साख बचाने के लिए दिखाना पड़ेगा कि काउंटिंग भी फेयर हुई है। काउंटिंग भी फेयर हुई है। अब ये तो खैर 4 तारीख को पता चलेगा, कौन हारता है कौन जीतता हो तो अलग तरीके का प्रश्न। लेकिन प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।